जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस की क्लास में। साइंस का वेटेज 15 नंबर का है। हरियाणा ग्रुप डी में 15 नंबर की साइंस पूछी जाएगी। कंटिन्यू जितनी भी हमारी सीरीज चलती हैं, अगर आप सभी को ज्वाइन करते हैं तो आपका स्कोर भी 80 प्लस स्कोर बनेगा गारंटी के साथ में। और आज ये क्लास नंबर 27 है। अगर आपने पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स आपको करवाई जाएगी। इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे। डेली मॉक टेस्ट चलेगा लाइव रात को मेरे दोस्तों 9 बजे भाई। ठीक है, डेली लाइव मॉक टेस्ट चलता है सभी सब्जेक्ट का। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी के। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। इसने पूछा था कि निलंबन के गुणधर्म के बारे में असत्य कथन को पहचाने भाई। ठीक है, हमें असत्य कथन को पहचानना है। ये बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। इट इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। बोले कि ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी का मतलब है, हिट्रोजीनियस का मतलब है जहां पर दो दो जब आप चीजें लेते हो उसमें उसकी सेम मात्रा नहीं होती है, अलग अलग मात्रा होती है। दो चीजों का अलग अलग मिश्रण, जैसे मिट्टी का पानी है, ठीक है, चौक का पानी है, रेत का पानी है, ये सस्पेंशन के उदाहरण है भाई। नेक्स्ट क्या बोले, छलन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। दीज पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेट मेथड। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने गिलास में कोई मिट्टी का पानी, मिट्टी घोली हुई है तो छलनी के माध्यम से उसको फिल्टर करके आप अलग कर सकते हैं। चौक डाला है तो चौक को भी अलग कर सकते हैं, रेत भी अलग कर सकते हैं। दीज स्कैटर्स दी बीम ऑफ लाइट। ये बोला कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। बोला जैसे यहाँ पे आपको एक क्या चल रहा है भाई, ये आपको दिख रहा है कि रेत का पानी, और रेत के पानी के ऊपर जब मैं प्रकाश डालूंगा, ये बोले कि बीम ऑफ लाइट उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर लेते हैं। तो फिल्टर पेपर यहाँ पे जैसे इसको फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन मेथड की विधि, तो ये भी सही है। दीज पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। ये गलत है भाई। ये बोल रहे हैं कि इन पार्टिकल को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते भाई। इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, मान के चलो आपने एक कांच का गिलास है, उसके अंदर आपने पानी लिया है और मिट्टी लिया है, क्या आप मिट्टी के कणों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोला कि दूध क्या है, मिल्क क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है या हिट्रोजेनियस मिक्सचर है, बोथ है, नन ऑफ दीज है भाई। तो यहाँ पे क्या है कि विषमांगी मिश्रण है, यानी कि एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलोइडी विलन है। कोलोइडी विलन कैसा विलन है? या विषमांगी है, या भाई समांगी यानी कि होमोजीनियस है, या हिट्रोजीनियस है, या बोथ है। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं, ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल साइज इज लार्जर देन इन ए ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन इन ए सस्पेंशन। ठीक है, दे स्कैटर लाइट, ए फिनोमेनन नोन एज द टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव अगर आपने सुना हो, टिंडल इफेक्ट सुना हो, जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो उसको क्या कर देंगे, लाइट को स्कैटर कर देंगे, और उसी फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे भाई, हम उसको बोलेंगे टिंडल इफेक्ट, यानी कि टिंडल प्रभाव के द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिल्क है, फोग है, सॉप का सॉल्यूशन है, ठीक है, झाग वगैरह वगैरह मिला के लिए, तो वो क्या है, वो सब वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट बताइए, कोलोइडी कण के गुणधर्म के बारे में सही कथन की पहचान करें भाई। कोलोइडी कण के गुणन के बारे में। ठीक है, देखो यानी कि वही है यहाँ पे, जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेमोजीनियस तो क्या होता है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? समांगी मिश्रण, जिसको आप फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा उनके कणों को अलग कर सकते हैं। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसको आप फिल्ट्रेशन माध्यम के माध्यम से अलग नहीं कर सकते। यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर में अगर आप मिट्टी और पानी का मिश्रण दिया है, तो मिट्टी जो है अगर कुछ देर के लिए शांत छोड़ दोगे उस विलयन को, तो नीचे बैठ जाएगा वो, तो होमोजेनियस उसको बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। कोलोइडी कण के गुणधर्म के बारे में सही कथन की पहचान करिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल भाई।
कोलोइडल पार्टिकल के बारे में सही कथन की भाई। पहला बोल रहा है इसे इसके कण को हम अपनी आंखों से आसानी से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नहीं देख सकते हैं। सही कथन की पहचान करनी है भाई, हम इसको देख सकते हैं भाई, आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसके बारे में सही कथन की पहचान करनी है। इट इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, इट्स पार्टिकल स्कैटर द लाइट बीम। ये मेरे दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर प्रकाश की किरण को फैलाता है और इट्स पार्टिकल आर परमानेंट, परमानेंट इसके पार्टिकल होते हैं, यानी कि आप फिल्ट्रेशन मेथड के माध्यम से इसको अलग नहीं कर सकते हैं। द पार्टिकल साइज इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज लार्ज विच स्कैटर द लाइट इन ऑल डायरेक्शन। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट मेरे दोस्तों, ठीक है। कोलोइडल कण के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं। वी कैन नॉट सी इट्स पार्टिकल विद आवर आईज। तो यही कथन सही रहेगा भाई, इसके अंदर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि हम इसको आसानी से नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये जो कण है ये प्रकाश की किरण को आसानी से क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। वी कैन नॉट सी इट्स पार्टिकल विदाउट आवर आईज, आंखों से नहीं देख पाते हैं, ये तो सही है। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल इफेक्ट कहलाता है, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल नामक एक वैज्ञानिक था, इसने इसकी खोज की थी भाई, ठीक है। उन्हें क्या किया, एक कमरे के अंदर छोटे छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरण आई और वहां पर जब उसने देखा कि वो स्कैटर हो रही है तो उसको क्या बोल दिया, टिंडल इफेक्ट, क्योंकि इस वैज्ञानिक का नाम क्या था, टिंडल। तो कोलोइडी के बारे में सही कथन भाई यहाँ पे पहला है। यहाँ पे वैसे लिखना था कि सही कथन की पहचान कीजिए भाई। वी कैन नॉट सी इट्स पार्टिकल विद आवर आईज, इट इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ये तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर तो है भाई, विषमांगी मिश्रण है। और इट्स पार्टिकल स्कैटर द लाइट बीम, इट्स पार्टिकल आर परमानेंट। तो वैसे तो इसके अंदर सभी सही है भाई। वी कैन नॉट सी इट्स पार्टिकल विद आवर, कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते, इसके कण को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसके कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, इसके कण स्थायी होते हैं। भाई ये तो सही है मेरे दोस्तों, सभी के सभी कथन सही आएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे शायद लिखना था, यहाँ पे वो लिख रहा था कि वी कैन नॉट सी इट्स पार्टिकल विद आवर आई। ये सही है भाई, सभी कथन इसके अंदर ए बी सी डी सभी सही रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। टिंडल प्रभाव किस कारण होता है भाई, टिंडल इफेक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश के परकिरणन के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भाई। टिंडल प्रभाव प्रकाश के परकिरणन के कारण होता है। टिंडल इफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी कोलोइडल विलन से होकर गुजरता है, जैसे यहाँ पे प्रकाश पड़ रहे हैं, एक ये कोलोइडल विलन है, जब इससे होकर गुजरेगा तो उसके जो कण है कोलोइडल विलन के अंदर, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो उसके कण है, पार्टिकल्स हैं, प्रकाश को सभी दिशाओं के अंदर जैसे बिखेर देते हैं, लाइट्स को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर लेते हैं। और जिसे प्रकाश का जो पथ है, जो रास्ता है, वो हमें दिखाई देता है कि कौन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल प्रभाव किस कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन निलंबन है भाई, सस्पेंशन पूछा गया, कौन है इसमें से। साबुन विलयन, ठीक है, बोला कि सोप जो सॉल्यूशन है वो एक क्या है, सस्पेंशन है। चीनी विलन, शुगर सॉल्यूशन, मट मैला जल, और मेरे दोस्तों सोडा जल। निलंबन, पहली बात तो सस्पेंशन क्या होता है, एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है, जिसे जो ठोस कण है, ठीक है, वो आसानी से लिक्विड के अंदर घुल नहीं पाते हैं, ठीक है। निलंबन किसको बोलते हैं, जिसमें जो ठोस कण है वो आसानी से लिक्विड में नहीं घुल पाते हैं, ठीक है। और समय के साथ में जब उसको शांत छोड़ दोगे कुछ देर के लिए, वो नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन वह मिश्रण होता है जिसमें ठोस कण द्रव में तैरते रहते हैं और कुछ समय बाद बैठ जाते हैं। तो इसमें से कौन सा नजर आपको आ रहा है, मटमैला जल भाई। मटमैला जल का मतलब है, अगर आपने जल लिया, उसके अंदर मिट्टी मिलाओगे तो कुछ टाइम के अंदर अगर आप उसको छोड़ दोगे तो मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, उसी को हम सस्पेंशन बोलते हैं। गैसों में फैला हुआ द्रव का उदाहरण कौन सा है, हमसे पूछा है कि गैसों में फैले हुए द्रव का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन ए गैस भाई। तो इसमें कौन सा, फोग, स्मोक, जेली, या चीज भाई। देखो, एक आपको फोग नजर आ रहा है और एक आपको मेरे दोस्तों स्मोक नजर आ रहा है भाई। जब सूक्ष्म द्रव कण गैस में फैले रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोलाइड कहते हैं। व्हेन टीनी लिक्विड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन गैस, जैसे कोहरा हो गया, धुआं, एक प्रकार के कोलाइड हैं, ठीक है। जेली अर्ध ठोस है,
अर्ध ठोस है यानी कि सेमी सॉलिड है, और पानी पनीर क्या है भाई, चीज क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ ए लिक्विड डिस्पर्स्ड इन ए गैस, उसको हम क्या बोलेंगे, कोहरा यानी कि फॉग बोलेंगे भाई। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, फॉग बोल देंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे स्मोक भी है, ठीक है, स्मोक भी इसके अंदर हम बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे सही आंसर आप ए ही लगाओगे, क्योंकि ये सूक्ष्म द्रव कण होते हैं जो गैस के अंदर फैले रहते हैं और उसे हम कोलाइड कहते हैं। कोहरा भी होता है वैसे, ठीक है, फोग भी होता है और धुआं भी, एक प्रकार के कोलाइड ही है, तो धुआं भी इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, द्रव में फैला हुआ गैस का विलयन का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ ए गैस सॉल्यूशन डिस्पर्स इन ए लिक्विड, शेविंग क्रीम, स्मोक, फोग या मेरे दोस्तों चीज भाई। तो वो है शेविंग क्रीम भाई, द्रव में, लिक्विड में। एग्जाम्पल ऑफ ए गैस सॉल्यूशन डिस्पर्स इन ए लिक्विड, जैसे आपने देखा होगा शेविंग क्रीम भाई एक लिक्विड के अंदर होती है। ये धुआं, कोहरा, चीज, चीज तो एक ठोस हो जाएगी। ठीक है, जब कोई गैस किसी द्रव में, व्हेन ए गैस इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड ए गैस सॉल्यूशन इन लिक्विड। शेविंग क्रीम कंटेन्स गैस बबल डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, जेली किसका उदाहरण है। जेली तो आपने देखी होगी, आप इमेज के अंदर भी देख पा रहे होंगे। जेली इज ए सेमी सॉलिड सब्सटेंस। जेली क्या है, एक अर्ध ठोस पदार्थ है जिसमें द्रव एक ठोस माध्यम में फैला होता है। विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड मीडियम, द लिक्विड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड विद इन ए सॉलिड मैट्रिक्स, जिसमें जो द्रव कण है वो ठोस जल के भीतर क्या होते हैं, बने रहते हैं। तो जेली जो है वो ठोस में फैला द्रव का भाई, लिक्विड डिस्पर्स इन ए सॉलिड भाई, लिक्विड डिस्पर्स इन ए सॉलिड। जेली है, पनीर है, मक्खन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। रासायनिक है, भौतिक है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो मोमबत्ती का जलना भाई एक रासायनिक, केमिकल भी है और एक मेरे दोस्तों फिजिकल भी है, दोनों के दोनों परिवर्तन है भाई। ठीक है, जैसे ठोस है, ये मोम था। ठीक है, पहले ये मोम था, प्रारंभिक अवस्था क्या थी इसकी, शुरू में क्या था, सॉलिड था। बाद में क्या बन गया, द्रव बन गया, लिक्विड, पिघलने लग गया। ठीक है, मोम का यहाँ पे देख रहे होगे आप, मोम यहाँ पे पिघलने लगता है, तो उष्मा और प्रकाश ऊर्जा देता है वो। तो ये केमिकल रिएक्शन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है। क्यों है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसके अंदर शेप चेंज हो रही है उसकी, तो फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। अलमारी का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है भाई। अलमारी में जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट बताइए, जल में साधारण नमक का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है भाई। तो जल में साधारण नमक का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज द डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। देखो, पेड़ को काटना, रासायनिक भौतिक परिवर्तनों के अंदर मैं अगर बोलूं, चेंज करिए, पेड़ को काटना, मक्खन का एक बर्तन के अंदर पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना। ठीक है, तो जल में साधारण नमक का घुलना, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा, ये आपका उदाहरण है भाई एक भौतिक परिवर्तन का, यानी कि फिजिकल चेंज का भाई। नेक्स्ट बताइए, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये किसका है भाई, ये एक फिजिकल का है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मक्खन का बर्तन के अंदर पिघलना। नेक्स्ट, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित तथा उसका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना किस प्रकार का परिवर्तन है। पूछा गया है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज ए टाइप ऑफ चेंज। ये केमिकल चेंज है भाई, ये एक ऐसा परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे पहले जो प्रयोग था, रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट बायल के द्वारा 1861 में, सॉरी 1661 के अंदर भाई, 1661 में सबसे पहले एलिमेंट शब्द का, यानी कि एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया गया, तत्व शब्द का प्रयोग किया गया भाई। ठीक है, तो राइट
राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और जो एलिमेंट शब्द की, तत्व की जो डेफिनेशन है, एलिमेंट की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले एक फ्रांस के रसायन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटनी लॉरेंट लवाइजिए, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए, इनके द्वारा सबसे पहले मेरे दोस्तों नाम दिया गया, यानी कि एलिमेंट की परिभाषा दी गई थी भाई, एलिमेंट की परिभाषा दी गई थी। और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो एलिमेंट सबस्टांस होता है, जो तत्व पदार्थ होता है, एक ऐसा मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि आप इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ये इसने बोला था। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? इसने बोला है कि व्हेन ए सबस्टांस रिएक्ट्स विद अनदर सबस्टांस एंड ब्रिंग्स ए चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, व्हाट इट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे भाई केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कोई ए सबस्टांस है, बी सबस्टांस के साथ में मिलेगा तो एक नया सबस्टांस बनाएगा भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। नए पदार्थ का बनना, ठीक है, उसके चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में क्या हो जाना, चेंज होना, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब केमिकल चेंज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, धातु के गुणधर्म में के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल मेटल बोला दे आर सोनोरस, ये प्रतिध्वनिक होती हैं, प्रतिध्वनिक, दे आर सोनोरस, धातु बजाने पर आवाज उत्पन्न करती है, बात तो सही है। मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक, पहला सही है। दे आर लस्ट्रस, यानी कि ये चमकीली होती हैं, धातु की सतह चमकदार होती है। मेटल हैव ए शाइनी सरफेस, ये भी सही है। दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, ये बोला है कि हम चादरों में इनको ढाला जा सकता है। दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, धातु को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, ये भी सही है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, और इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, धातु को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, ये भी सही है। तो तीनों की चारों स्टेटमेंट भी, धातु की जो प्रॉपर्टीज है, मेटल की जो प्रॉपर्टीज है, तीनों की तीनों सही है। यानी कि एक डक्टिलिटी भी इसके अंदर होती है भाई, एक तन्य होती है, विद्युत की सुचालक होती है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक क्या होती है मेरे दोस्तों, चांदी होता है, यानी कि सिल्वर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, बोरोन और सिलिकॉन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, या मेटालॉइड्स उपधातु हैं, या इनर्ट गैस हैं? जो आपकी बोरोन है, सिलिकॉन है, ठीक है, और कौन कौन सी आ जाएंगी भाई, यहाँ पे मैं ये और भी बता दे रहा हूं आपको। एक आपकी हाइड्रोजन आ जाएगी, आपकी ऑक्सीजन आ जाएगी, हाइड्रोजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। एक आपकी भाई आयोडीन आ जाएगी, आयोडीन आ जाएगी, कार्बन आ जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन आ जाएगी, कार्बन, ब्रोमीन, एक आपकी क्लोरीन। बोरोन, सिलिकॉन, ये सब क्या है, उपधातु हैं, ये मेटालॉइड्स है मेरे दोस्तों, मेटालॉइड्स हैं। ठीक है, देखिए कुछ जो एलिमेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में उनकी प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स बोलते हैं। जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके गुणों को दर्शाते हैं, उसको मेटालाइट्स बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। ठीक है, सिलिकॉन है, बोरोन है, ठीक है, और आपको ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ये सब किसके उदाहरण है, मेटालॉइड्स के उदाहरण है। नेक्स्ट बताइए, तत्व जो सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा अधिक ताप में द्रव अवस्था में रहता है, इसने बोला है कि उसका नाम बताइए। द एलिमेंट विच रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल और स्लाइटली अबव नॉर्मल टेम्परेचर, भाई उनका नाम बताना भाई, उसका नाम क्या है। एक तो अगर मैं बात करूं हीलियम, सीसा, सीजियम, या मेरे दोस्तों गैलियम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा भाई, सीजियम और गैलियम। ठीक है, ये हीलियम, ठीक है, ये हीलियम नजर आ रहा है, ये मेरे दोस्तों पीबी यानी कि लेड, ये आपका सीजियम हो गया, और ये आपका गैलीलियम हो गया। ठीक है, तो गैलियम हो गया। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों हीलियम, हीलियम एक ऐसी गैस है जो बहुत कम टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, द्रव बन जाती है। हीलियम इज ए गैस विच बिकम्स लिक्विड एट वेरी लो टेम्परेचर भाई। ठीक है,
और यहाँ पे क्या बोला गया, द एलिमेंट विच रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल और स्लाइटली अबव नॉर्मल टेम्परेचर। तो हीलियम तो है नहीं, तो हीलियम तो एक ऐसी गैस है जो लिक्विड बन जाती है बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर, वाइल जबकि लेड है, सीजियम है, गैलियम है, आर मेटल एलिमेंट्स विच रिमेन इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल और स्लाइटली अबव नॉर्मल टेम्परेचर भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हीलियम तो होगा नहीं, लेड हो सकता है आपका यहाँ पे। ठीक है, लेड लगा दोगे, सीजियम लगा दोगे और गैलियम लगा दोगे, तो आपका आंसर भाई वैसे इसके अंदर कौन सा आना चाहिए, पहला यानी कि थर्ड और फोर्थ ही आएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लिखा है सीसा। ठीक है, लेड यहाँ पे ज्यादातर नहीं होता है। तो गैलियम और जो सीजियम है वो कमरे के टेम्परेचर पर, कमरे का टेम्परेचर मींस कितना, 303 केल्विन से कुछ अधिक टेम्परेचर पर द्रव अवस्था ले लेते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म ले लेते हैं। तो राइट ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, और दो एलिमेंट और हैं, पारा और ब्रोमीन, मरकरी और ब्रोमीन, जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, पारा और ब्रोमीन जब दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में, ठीक है, यहां पे बोला गया है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना हो, क्या कहलाता है। पूछा गया कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड यौगिक। भाई इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे भाई। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ए न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड ए कंपाउंड, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा, यौगिक बोला जाएगा भाई। ठीक है, और आवर्त जो सारणी है उसके अंदर भाई कुल कितने जो ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर में रूम टेम्परेचर पर गैस अवस्था में रहते हैं, यानी कि गैस फॉर्म के अंदर रहते हैं, ऐसे एलिमेंट 11 एलिमेंट हैं भाई। ठीक है, 11 एलिमेंट हैं, और दो ऐसे एलिमेंट हैं, पारा और ब्रोमीन, मरकरी और ब्रोमीन, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर रहते हैं। गैलियम और सीजियम कमरे के टेम्परेचर पर, ज्यादा टेम्परेचर पर, या कमरे के तापमान से कुछ अधिक टेम्परेचर पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। तो 11 तत्व ऐसे हैं आवर्त सारणी में जो कमरे के तापमान पर गैस में रहते हैं। मिश्रण के बारे में सही कथन को पहचाने भाई। मिश्रण क्या है मेरे दोस्तों, पहला बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट भाई मिक्सचर। पहला बोल रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज परमानेंट। बोले कि मिश्रण के अंदर जो नया पदार्थ बनेगा वो सदैव स्थायी होता है। ठीक है, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होता है। नेक्स्ट बोला घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। द कंपोनेंट्स कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड या ऑल ऑफ द दीज। देखो, इन ए मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड विदाउट केमिकल रिएक्शन, इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिया गया है मक्का, टमाटर, प्याज, खीरा, धनिया, आप सुबह नाश्ते के तौर पे लेते हैं, क्या मिक्सचर है, तो इसको आप आसानी से भाई इजीली फिजिकल मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो भाई। ठीक है, वो स्थायी नहीं होता है। इसने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूट नया जो सब्सटेंस बनेगा वो परमानेंट बनेगा, यानी कि एक बार बन गया तो बन गया, आप उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो उसमें एलिमेंट क्या करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए कंपाउंड बनाते हैं भाई। ठीक है, नए कंपाउंड बनाते हैं, और नए पदार्थ का जो संगठक बोल रहे हैं कि स्थायी होता है, ये सब किसके अंदर होता है, ये कंपाउंड के अंदर होता है। जो नए पदार्थ का जो संगठक है, द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज परमानेंट, ये कंपाउंड के अंदर होता है। ठीक है, नए पदार्थ का जो गुणधर्म है पूरी तरह से भिन्न होगा, ये भी कंपाउंड के अंदर होगा। ठीक है, तो जो हमसे मिक्सचर का जो पूछा गया वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट द एटम इज इनडिविजिबल, यानी कि परमाणु को आप अविभाज्य नहीं कर सकते। ये किसके अनुसार है मेरे दोस्तों, कणाद के अनुसार है भाई। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन में कहा कि परमाणु अविभाज्य यानी कि अखंड है। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट कणाद ऋषि इन वैष्णविक फिलॉसफी द एटम इज इनडिविजिबल मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे किस वैज्ञानिक के अनुसार है परमाणु अविभाज्य है, कणाद के अनुसार। कणाद ने कहा कि भाई जब हम कोई लिक्विड है,
ठीक है, अगर हम हो उस लिक्विड को क्या करते जाएं, विभाजित करते जाएं, डिविजिबल करते जाएं, तो छोटे छोटे हमें क्या पार्टिकल प्राप्त होंगे। ठीक है, और अंत में एक ऐसी सीमा आएगी कि जो जो हमें कण प्राप्त हो रहे हैं वो लास्ट में क्या हो गए, विभाजित नहीं हो पाएंगे, वो इनडिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वही उनको उसने क्या बोल दिया, परमाणु बोल दिया मेरे दोस्तों। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। भारतीय दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित है भाई, उनका नाम क्या है, एक महर्षि कणाद है और एक भास है मेरे दोस्तों। ठीक है, पहला और तीसरा आपका करेक्ट रहेगा। एक आपका भाई महर्षि कणाद है और एक पकुधा कात्यायन है, पकुधा कात्यायाम है। तो ऑप्शन नंबर भाई पहला और सेकंड रहेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट बताइए, ग्रीक दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित है भाई, तो यहां से बोला गया है कि ग्रीक दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ये देख लो भाई, डेमोक्रिटस या ल्यूसिपस या डाल्टन भाई। तो इनमें से पूछा गया कि कौन है, तो इनमें से केवल बी है भाई। बी कौन कौन से, डेमोक्रेटिक्स और ल्यूपेसिक्स। डेमोक्रेटिक्स एंड ल्यूसिपस प्रोपोज दी एटॉमिक थ्योरी भाई। डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि डाल्टन ने आधुनिक काल में परमाणु सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से विस्तृत किया था। ठीक है, परमाणु के बारे में मत और विस्तृत व्याख्या कौन संबंधित है, एक आपका भाई डेमोक्रिशियस है और एक आपका अगर मैं बात करूं ल्यूसिपस है। ठीक है, लेकिन जो डाल्टन था उन्होंने तो वैज्ञानिक रूप से, ठीक है, परमाणु सिद्धांत को दिया था वैज्ञानिक रूप से। नेक्स्ट बताइए, जॉन डाल्टन का जन्म किस देश के अंदर हुआ था। जॉन डाल्टन का जो जन्म है वो 1766 के अंदर हुआ था, इंग्लैंड के गरीब एक जुलाहा परिवार के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, जॉन डाल्टन वाज बोर्न ऑन 6 सितंबर 1766 इन ईगसफील्ड। ठीक है, इंग्लैंड बोल दोगे, ईगसफील्ड इंग्लैंड के अंदर। ही वाज ए फेमस केमिस्ट एंड फिजिस्ट नोन एज द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परमाणु सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है, उस जॉन डाल्टन को माना जाता है भाई। नेक्स्ट बताइए, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता, यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है। पहला बोला है कि इन ए केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन में मास इज नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, दिस स्टेटमेंट डिफाइंस विच लॉ। ये स्टेटमेंट है कौन से लॉ को डिफाइन करती है, ये डिफाइन करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भाई। जैसे आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बन गया, H2O बन गया। तो जो मास है इज नाइदर क्रिएटेड और नोर डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो मास है, जो भार है, जो द्रव्यमान है, ना तो वो बना और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, द टोटल मास ऑफ reactants in a chemical reaction is equal to the total mass of products. Mass can neither be created nor destroyed. ये बोल रहे कि जब आप रिएक्टेंट्स को मिलाओगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, तो इन दोनों का जो मास है, इन दोनों का जो द्रव्यमान है और जो H2O बना है, वो इन दोनों के द्रव्यमान को मिला के उसी के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, कि उसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भाई। नेक्स्ट बताइए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है। हमसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर इज, कितना होता है, 1:8 होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यौगिक जल में, कंपाउंड जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो 1:8 होता है भाई। यानी कि यदि आप 9 ग्राम मेरे दोस्तों जल का अपघटन करते हैं तो 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। यानी कि अगर मैं क्या करता हूं, 9 ग्राम किसका, 9 ग्राम अगर जल का अपघटन करता हूं, मेरे पास 9 ग्राम जल है, अगर मैं उसको तोड़ता हूं तो उसमें से मेरे को 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी और मेरे को दोस्तों 8 ग्राम उसके अंदर से ऑक्सीजन मिलेगी। जैसे वाटर है, अगर मैं वाटर को तोड़ूंगा तो मेरे को उसके अंदर से हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो हाइड्रोजन मेरे को 1 ग्राम मिलेगी और ये 8 ग्राम मिलेगी। ये कहने का मतलब है ऑक्सीजन 8 ग्राम मिलेगी। तो जल के अंदर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी, ज्यादा क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। उसी प्रकार नाइट्रोजन
नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14 और 3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अमोनिया किसी भी अनुपात में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है, वो होता है 14:3 भाई, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NH3 भाई अमोनिया भाई। अमोनिया हैज द मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू द ऑक्सीजन इन एनी प्रोपोर्शन इज 14:3 भाई। जैसे मैंने आपको बताया था जल का उदाहरण भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान कितना होता है, 1:8 होता है। इसी प्रकार जो अमोनिया है यानी कि NH है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है, अगर अमोनिया को मैं तोड़ूंगा तो इसके अंदर मेरे को हाइड्रोजन कितनी मिलेगी, 14 मिलेगी। जैसे मेरे पास 17 ग्राम क्या है, NH3 है, अमोनिया है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो 14 ग्राम हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलेगी और 3 ग्राम मेरे को क्या मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी। तो 14:3 के अंदर होता है। किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है। पहला क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू विच लॉ द गिवन केमिकल सबस्टांस ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट विच आर कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। तो राइट ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम, उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। एक वैज्ञानिक का नाम था लवाइजिए। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे लवाइजिए और कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भाई सलाह मशवरा किया, एक बात उनके मन में आई कि जब कोई भी जो यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एटम और अणु से मिलकर बनता है, और इस प्रकार जो हमें यौगिक में कंपाउंड के अंदर इन तत्वों का, इन एलिमेंट का जो रेशियो होता है, एक स्थिर रेशियो होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, ठीक है, किसी ने भी इसे बनाया हो, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, एक स्थिर अनुपात का नियम उसके अंदर होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, इसने बोला अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भाई, निश्चित नियम के अनुपात के अनुसार में क्या होता है, रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होता है। इन्हें केमिकल सबस्टांस द मासेज ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इन्हें केमिकल सबस्टांस एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। इन्हें केमिकल सबस्टांस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर सही हो जाएगा भाई। ठीक है, वही बात मैंने आपको बताया कि जो लवाइजे थे और कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बात के ऊपर प्रकाश डाला कि जो कंपाउंड है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, एटॉमिक एलिमेंट या अणुओं से मिलकर बनता है, और इस प्रकार जो कंपाउंड बनता है और इसके अंदर जो एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो स्थिर होता है। तो इन्हें केमिकल सबस्टांस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये होता है निश्चित अनुपात का नियम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने अस्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट proposed the law of definite proportion? लेवोइजियर या जोसेफ प्रोस्ट, डाल्टन या न्यूटन? भाई इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? अगर क्लास बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा, और सभी सीरीज को टाइम से ज्वाइन करते रहो। हमारी डेली मॉक टेस्ट सीरीज चलती है भाई रात को 9 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे मिलती है ये क्लास, इंडिया जीके डेली सुबह आपको 11 बजे मिलती है, हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स आपको मंथली कराई जाएगी, सुबह 7 बजे मिलती है। अगर आपने पहले वाली जितनी भी सीरीज हमारी चली हुई हैं अगर नहीं की हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहां पर आपको सभी सीरीज मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।